वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूँ क्लास 7 का, उसी में चैप्टर 4 पर बात करेंगे जो मुगल साम्राज्य के विस्तार से या उनके प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम हम ये देखना है कि भारतवर्ष जैसे बृहद साम्राज्य पर शासन करने की इच्छा उस जमाने में प्रायः सभी महत्वाकांक्षी शासकों की रही होगी, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि जितनी विविधता भारतवर्ष में थी, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, तो आसानी से इसको हासिल करना या इस पर शासन करना आसान नहीं था। यह एक मुश्किल काम था। फिर भी मुगलों ने इस पर शासन किया और एक लंबे अरसे तक शासन किया, जिसकी शुरुआत बाबर के द्वारा की गई और जिसका अंत 1857 की क्रांति के समय हुआ। अब ये जो मुगल थे वो कौन थे? बेसिकली मुगल मध्यकाल के दो प्राचीन विख्यात वंशजों से जुड़े हुए थे। माता की तरफ से वो मंगोलों से जुड़े हुए थे, चंगेज खान का जो वंशज थे, और पिता की तरफ से ईरान, इराक और जो वर्तमान तुर्की है वहाँ शासन करने वाले जो तैमूरी वंश था, उस तैमूरी वंश से जुड़े हुए थे। एक जानने वाली बात यह है कि मुगल खुद को कभी भी मुगल या मंगोल कहना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। शायद इसलिए कि चंगेज खां पर एक बृहद पैमाने पर नरसंहार करने का कलंक लगा हुआ था। वो ज्यादा खुद को तैमूरी वंश से जोड़ते थे, शायद इसलिए कि तैमूर जो है वो पहले दिल्ली पर हमला कर चुका था, दिल्ली पर शासन कर चुका था। इस वजह से वो खुद को तैमूर से जोड़ते थे। अब अगर हम साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य पर कब्जे की बात करें तो बाबर जो कि फरगना का था, प्रारंभ में फरगना पर उसका कब्जा नहीं था, उज़्बेकों ने उसे भगा दिया था या पराजित कर दिया था। बाद में 1504 ईस्वी में वो काबुल पर हमला करता है या काबुल पर कब्जा करता है, लेकिन फिर भी शायद वहाँ उसके लिए शासन करना उतना सहज नहीं लग रहा था, इसलिए वह भारत की तरफ रुख किया। और 1526 ईस्वी में पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है, उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके आगरा और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर उसने अपना कब्जा किया और भारत में एक नए वंश, मुगल वंश या तैमूरी वंश की स्थापना की। 1527 में वो राणा सांगा को पराजित करता है खनवा के युद्ध में, और उसके बाद राजपूताना पर या राजपूतों पर धीरे धीरे वो अपना कब्जा जमाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसके बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं जो है वो पहले तो अपने पिता की इच्छा के अनुसार या जो एक उत्तराधिकार की परंपरा थी मुगलों में, तैमूरियों में, उसके अनुसार अपने भाइयों के बीच भी साम्राज्य का बंटवारा करता है। हालांकि उसके भाई जो हैं वो भी उसके लिए बाद में समस्या
पैदा करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी समस्या हुई हुमायूं के लिए वो था सूर्यवंश का शेषा सूरी। हुमायूं बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाता। 1539 और 1540 में क्रमशः चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा वो पराजित हो जाता है और फिर उसे भारत छोड़कर भागना पड़ता है। ईरान के शफीदों की सहायता मिलती है उसे। 1555 में फिर से हुमायूं अपने राजगद्दी को हासिल करता है, सूर्यवंश की समाप्ति होती है और फिर 1 साल तक वो शासन करता है। बाद में वो पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। उसके बाद उसका पुत्र अकबर 13 वर्ष की अवस्था में शासन की बागडोर संभालता है, बादशाह बनता है। प्रारंभिक दिनों में अकबर बैरम खान के संरक्षण में शासन करता है और साम्राज्य का विस्तार करता है, लेकिन बाद में बैरम खान के उस संरक्षण से खुद को आज़ाद करता है। अकबर मालवा, गोंडवाना, फिर अपने सौतेले भाई हाकिम मिर्जा, सफीदों, इन सब के विद्रोहों का दमन करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। फिर अपने प्रशासन के दूसरे चरण में वह गुजरात, कश्मीर, इन सब पर भी कब्जा करता है। राजपूताना में जो विद्रोह करते थे उन पर भी अपना कब्जा जमाता है और एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना करता है। अकबर का पुत्र जहांगीर भी अहोम विद्रोह और इस तरह के जो भी विद्रोह थे उनको दबाता है और अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का काम करता है। शाहजहां के टाइम में भी अहमदनगर को साम्राज्य में मिला लिया जाता है। औरंगजेब के टाइम में दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार होता है। औरंगजेब अपना अधिकांश समय दक्कन में दिया था और मराठों के रेजिस्टेंस का भी सामना उसे करना पड़ता है। शिवाजी, खास करके शिवाजी जब औरंगजेब के राज दरबार में आते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है और कैद कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी शिवाजी वहाँ से भाग जाते हैं और अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं, घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार मराठों से औरंगजेब का हमेशा एक संघर्ष चलते रहा है। तो हम देखते हैं कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का विस्तार होता है और विभिन्न विद्रोहों को दबाया जाता है। अगर हम उत्तराधिकार के नियम की बात करें तो ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार का जो नियम था वैसा मुगलों में नहीं था। शहदयाद की व्यवस्था थी जिसमें सभी पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को बांट दिया जाता था और इसी परंपरा का पालन शुरू में हुआ। हालांकि बाद में इसके लिए बड़े उत्तराधिकार के युद्ध भी हुए औरंगजेब के टाइम में खास करके, और देखा ये गया कि जो शक्तिशाली होता था वही बादशाह बनता था। अब अगर हम साम्राज्य में जो दूसरे राज्य थे उनके साथ संबंधों की बात करें तो मुख्यतः मुगल बादशाह और खास करके अकबर के टाइम में ये देखा गया कि पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखा गया। हालांकि संप्रभुता हमेशा मुगलों की ही रही। खास करके राजपूताना का जो क्षेत्र है तो बहुत से सारे राजपूताना के जो राजा थे वो अच्छे संबंध बनाकर रखे। कई राजाओं ने अपने पुत्रियों का विवाह भी किया और जो विरोध किए खास करके सिसोदिया राजपूतों ने, तो उन पर हमला किया गया और मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित की गई। कुछ व्यवस्थाएं शुरू की गई मुगल साम्राज्य के द्वारा प्रशासन को चलाने के लिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया गया। जागीरदारी में भी 2 तरह की जागीर होती थी, तनख्वाह जागीर और वतन जागीर। जो राजपूतों पर कब्जा किया गया और बाद में उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाया गया,
मुगलों में देखा गया, खास करके अकबर के टाइम में, कि एक अच्छा संबंध बना कर रखा गया और राजपूतों को जो जागीर दी गई उसे वतन जागीर कहा जाता था। मतलब जहाँ वो उनका अपना शासन था वो क्षेत्र उन्हीं को दे दिया जाता था, उसको वतन जागीर कहते थे। तनख्वाह जागीर होती थी कि कहीं भी जागीर दिया गया और मनसबदारों को, और एक तरह से वेतन के रूप में वो दिया जाता था। तो ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई खास करके अकबर के द्वारा। मनसब या मनसबदारी जो है एक तरह का पोस्ट है, पद है, जो प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए जरूरी था। इसमें 2 नंबर होते थे, जात नंबर और सवार नंबर। जात नंबर के अनुसार पद और वेतन निर्धारित होता था मनसबदारों का, और सवार नंबर के अनुसार सैनिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित होता था कि कोई भी मनसबदार अपने अंतर्गत कितने सैनिक रखेगा। जात नंबर के हिसाब से वेतन दिया जाता था और सवार नंबर के हिसाब से भत्ता दिया जाता था, जिससे कि सैनिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह भी देखा गया कि ये नकद नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके वेतन के एवज में जमीनें दी जाती थी, जिसको जागीर कहते थे, जो सल्तनत कालीन इक्ता से अलग था। इन जागीरों से जो राजस्व वसूल होता था, उन्हीं राजस्वों से मनसबदार अपने वेतन को भी देते थे और जो भी सैनिक रखते थे वो उन सैनिकों को भी वेतन दिया जाता था। यह भी देखा गया कि मनसबदार कोई जरूरी नहीं कि अपने क्षेत्र में रहते थे, वो कहीं और सेवा दे रहे होते थे साम्राज्य की, और अपने मातहतों के द्वारा, अपने नौकरों के द्वारा या अपने पदाधिकारियों के द्वारा जो उनका मनसबदारी का क्षेत्र था वहाँ से राजस्व वसूलने का काम करते थे और उसका बंटवारा खुद अपने वेतन के रूप में और सैनिकों के वेतन के रूप में करते थे। अकबर के काल में इस मनसबदारी व्यवस्था में ही दाग और चेहरा का सिस्टम भी शुरू किया गया, जिसमें घोड़े पर एक रॉयल सील का निशान लगाया जाता था और फिर जो सैनिक होते थे उनके चेहरा का डिस्क्रिप्शन रखा जाता था, उनका पंजीकरण किया जाता था। यह जो जागीरदारी व्यवस्था है अकबर के टाइम में तो बड़े सुचारू ढंग से चलती रही। जितनी जागीरें दी जाती थी वो उतनी ही मिलती थी जितना कि वेतन होता था मनसबदार का। लेकिन बाद में देखा गया, और खास करके शाहजहां के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, कि जितनी वेतन होती थी मनसबदारों की उतना राजस्व जागीर से आता नहीं था। जब दक्कन में विस्तार हो गया साम्राज्य का औरंगजेब के टाइम में, तो मनसबदारों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उस अनुपात में जागीर नहीं होते थे, जिसकी वजह से एक जागीरदारी क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हो गया। और यह एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाया बाद में मुगल साम्राज्य के पतन में, क्योंकि जागीरदारी क्राइसिस की वजह से एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई और हर मनसबदार चाहता था कि जो अच्छी जागीर हो वो उसको मिले, और इसकी वजह से एक संघर्ष भी चलता रहा और ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ समाप्त होने का मुगल साम्राज्य। यह भी देखा गया कि 2 और जब्त और जमींदारी सिस्टम शुरू हुई। अब ये जमींदार क्या होते थे, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो मनसबदार थे वो अपने क्षेत्र में नहीं रहते थे, वो कहीं और सेवा देते थे। तो उनके क्षेत्र का राजस्व वसूलने के लिए जो सरदार या मुखिया या ताकतवर लोग उसके जागीरदारी क्षेत्र में होते थे, उनको लगान वसूलने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी और वो लगान वसूल के, भू राजस्व वसूल के मनसबदार को देते थे। तो ये जो लगान वसूलने वाले लोग थे उनको जमींदार कहा गया। जब्त व्यवस्था जो है वो लगान वसूलने का एक तरीका है। राजा टोडरमल ने इस तरीके को विकसित किया था। राजा टोडरमल 10 साला सिस्टम लाते हैं जिसमें 10 साल के लगानों का सर्वे किया जाता है, उसका औसत निकाला जाता है और जो भी अनाज
औसत में आता है, फिर उसकी नगद कीमत क्या होगी वो निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था कि कितना लगान लिया जाएगा। तो ये जो दहसाला सिस्टम है उसके हिसाब से जो लगान निर्धारित किया गया और लगान को जो वसूलने का तरीका होता था, तो हम कह सकते हैं कि राजस्व को वसूलने के क्या तौर तरीके होंगे उसको जब्त सिस्टम कहा गया मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में। अबुल फजल आईने अकबरी में प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र करता है, खास करके अकबर के टाइम का। वह यह बतलाता है कि प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए अकबर पूरे साम्राज्य को कई सूबों में बांट दिया था और प्रत्येक सूबा में एक सूबेदार होता था जो हर चीज़ देखता था, जो सैन्य और प्रशासनिक दोनों कार्यों को देखता था। उसकी सहायता के लिए एक दीवान होता था जो वित्तीय कार्यों को देखता था, राजस्व से संबंधित जो कार्य है उनको देखता था। एक बख्शी होता था जो सेना से जुड़ी हुई कार्यों को देखता था, अगर हम कहें तो उसको हम सेनापति कह सकते हैं। इसके अलावा एक सद्र होता था जो धार्मिक कार्यों को देखता था। फिर एक फौजदार होता था और एक कोतवाल होता था। कोतवाल जो है वो पुलिस व्यवस्था का काम करता था नगरों में, शहरों में। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि अकबर धार्मिक मामलों में भी बड़ा चिंतनशील था। वो धर्म के बारे में विभिन्न संप्रदाय और धर्म के जो लोग रहते थे उनसे वार्ता रहता था, खास करके फतेहपुर सीकरी में। और उसने 1578 ईस्वी में एक इबादत खाना की स्थापना की जहाँ विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनको बुलाया जाता था और उनके धर्म के बारे में चर्चा होती थी। हालांकि उसका अनुभव अकबर को बहुत अच्छा नहीं हुआ, 3 साल तक ही वो इबादत खाना चली। लेकिन उसका निचोड़ ये निकला कि अकबर एक सुलह कुल की नीति लेकर आया, जिसके आधार पर उसने कोशिश की कि विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें एक अच्छा रिश्ता रहे और एक यूनिफॉर्म प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा सके ताकि किसी भी धर्म में हस्तक्षेप की बात नहीं हो। आगे की क्लास में और भी आप डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कि कैसे जजिया सिस्टम को या फोर्स कन्वर्सन को अकबर ने समाप्त कर दिया और फिर बाद में एक दीन इलाही करके वो धर्म हिलाया। तो इस तरह की व्यवस्था, सुलह कुल की व्यवस्था अकबर लागू करता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चल सके और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे। 17वीं शताब्दी में जो भी विदेशी यात्री आए भारत में और उन्होंने जो मुगल साम्राज्य को देखा तो पहले इसके प्रॉस्पेरिटी को बहुत सराहा, लेकिन वही बाद में जब स्थिति देखते हैं कि किस तरह से आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वो अचंभित रह जाते हैं। किस तरह से जो मनसबदार थे जिनको पूर्ण वेतन मिलता था राजस्व से, शाहजहां के टाइम में देखा गया कि अब उनको पूर्ण वेतन मिल नहीं पाता है, 61.5% के करीब ही उनको राजस्व मिलता है और कैसे मनसबदारी व्यवस्था टूटने लगती है। किस तरह से किसानों पर और कारीगरों पर कर का बोझ बढ़ते जाता है और किस तरह से दरिद्रता की स्थिति होने लगती है। दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि जो अभिजात वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उनके हाथ में शक्ति केंद्रित होने लगी, वो प्रॉस्पेरस हो गए और इतने प्रॉस्पेरस हो गए कि वो मुगल साम्राज्य या मुगल बादशाह के जो आदेश थे उनका पालन करने से भी इनकार करने लगे और स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनने लगे, जैसे हैदराबाद, अवध, ये खुद को स्वतंत्र करने लगे। तो औरंगजेब के बाद जब कमज़ोर बादशाह आने लगे तो देखा गया कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा और टूटने लगा। और अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और जो बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद, अंग्रेज़ों के आने के बाद पूरी तरह से धाराशायी हो गया। 1857 की क्रांति के बाद जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको हटा दिया गया और रंगून भेज दिया गया और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से उसका अंत हो गया।
आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन with a new topic. Thank you again.